हेलो मेरे प्लस टू के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम करेंगे केमिस्ट्री का अच्छा सा एक टॉपिक। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जितने भी इससे पहले जो भी टॉपिक करवाए हुए हैं वो सारे के सारे यूट्यूब पर जल्द ही अपडेट कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये बच्चे कुछ मेरे साथ जो पढ़ रहे थे, मैंने आपको पहले भी बताया, तो उनका सिलेबस काफी आगे तक निकल चुका है, तो इसीलिए मैं वहीं से कंटिन्यू किया है। तो आपका 2-4 दिन में वो सारा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज की दिक्कत नहीं लेनी है आपने। अगर आप न्यू बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो तो ध्यान से देख लेना, आपको कुछ बहुत सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपके लिए, ठीक है। तो चलो आज हम करेंगे स्टार्ट रेडियस रेशो ये वाला लिखा हुआ है टॉपिक ऊपर वाला। लेकिन इसको करने से पहले आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आपको एंड तक इस वीडियो में कुछ अच्छा नजर आता है, कुछ आपको समझ में आता है, कुछ लगता है कि आप अच्छे से समझ रहे हो, अच्छे से स्टडी कर रहे हो हमारे साथ जुड़ करके, तो कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है जी। तो अब हम कर रहे हैं रेडियस रेशो। तो इस रेशो के अंदर हम क्या देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि रेडियस रेशो हम किस वाले कंपाउंड की निकालते हैं। सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट कि आयनिक कंपाउंड ही आपके पास होना चाहिए, जिसके लिए हम रेडियस रेशो का हम जो मेजरमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपके पास जो आयनिक कंपाउंड होगा NaCl, KCl, ZnS, ऐसे बहुत सारे आपके पास कंपाउंड होने चाहिए। दूसरी बात है कि मेन बात ये है कि कटाइन और अनाइन आपके पास होने चाहिए, कटाइन और अनाइन आपके पास होने चाहिए। अगर कटाइन और अनाइन होंगे तो ही आपके पास आयनिक कंपाउंड बनेगा। अगर आयनिक कंपाउंड बनेगा फिर ही आप रेडियस रेशो निकाल सकते हो। बस यही था सिंपल सी बात। जब आपने जो भी आपने बॉयज वाली जो वीडियोस देखी है मेरी, जिसमें मैंने टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, BCC, FCC वाली शेप्स करवाई हुई हैं, तो आपको बताना चाहता हूं कि अगर वो आयनिक कंपाउंड वाली शेप्स हैं, अगर वो आयनिक कंपाउंड में आप अप्लाई कर रहे हो तो आप वहां पे रेडियस रेशो निकाल सकते हो। तो सीधी सी बात यही है, ठीक है जी। तो और अगर जो आयनिक कंपाउंड के अलावा आप इसको नहीं कर सकते, तो आपका जो सेकंड पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेडियस रेशो का जो फॉर्मूला बन के आता है वो क्या होता है। रेडियस रेशो, आर को हम रेडियस कैपिटल को आर से लिखते हैं और रेडियस बोला जाता है और स्मॉल को हम रेशो लिखते हैं। तो इज इक्वल टू कटाइन का जो रेडियस रहेगा वो वाला कटाइन का रेडियस बाय अनाइन का रेडियस, तो हम यही लिखते हैं। तो इसका ये फॉर्मूला निकल के आ गया। तो हमारे पास कटाइन और अनाइन दोनों का रेडियस अगर होगा तो हम रेडियस रेशो निकाल सकते हैं। तो आगे लिख रहे हैं, तो आगे मेरे पास कुछ नोट्स में लिखा हुआ है। देखो, अगर मैं आपको बात बताऊं, एक आपने बात याद रखनी है, रेक्टिफिकेशन नहीं करना। अगर मैं एक चीज बताऊं आपको, अगर इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तो इसका मतलब माइनस चार्ज आता रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन एंटर किए तो 2 माइनस चार्ज, 3 किए तो 3 माइनस चार्ज, ठीक है। और इसके कारण साइज क्या होएगा, तो साइज उस एटम का इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा, सही बात है। अगर मैं निकालता जाऊं, अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालता जाऊं तो प्लस का चार्ज आएगा, +2 का, 3 निकाल दिए, +3 का, ठीक है जी। तो साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, रिड्यूस कम होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं लिखूं, कहूं आपको, अगर इस वाले का साइज बड़ा कर दिया जाए, इसका रेडियस बड़ा कर दिया जाए, किसका, कटाइन का, अगर कटाइन का रेडियस बड़ा कर दें हम, इस तरीके से बड़ा करते हैं, ठीक है। पहले इतना सा था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। कटाइन की बात कर रहा हूं, कटाइन अगर बड़ा कर दे, कटाइन का रेडियस हम बड़ा कर दें तो जो स्टेबिलिटी होती है आयनिक कंपाउंड की वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्यों, अगर ये साइज बड़ा होता जाएगा, मतलब इसकी वैलेंसी जो है, मतलब अगर मैं बात करूं, इसका चार्ज जो पॉजिटिव में ज्यादा आता जाएगा, ठीक है। अगर +3 है, +6 का मान लो साइज इतना बड़ा है, ठीक है, +3 का साइज मान लो इतना बड़ा है, ये वाला, ठीक है। अगर साइज बड़ा होता जाएगा तो चार्ज भी इंक्रीज करता जाएगा पॉजिटिव वाला कटाइन पे। अगर चार्ज इंक्रीज करेगा, कटाइन का साइज बढ़ेगा, कटाइन का रेडियस बढ़ेगा, तो ये अपने सराउंड पे बहुत सारे अनाइन, बहुत सारे नेगेटिव आयंस अपने आले दुआले इकट्ठे कर सकता है, जिसके कारण इसकी जो आयनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज कर सकती है। बस यही था मेन पॉइंट, ठीक है। तो मेन पॉइंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और दूसरी बात, जो रेडियस होता है आयन का, अनाइन का जो रेडियस रहेगा वो इंक्रीज रखोगे आप, बड़ा रखोगे आप कटाइन से, तो आपने ये याद रखनी है बात हमेशा, ठीक है। जब आप कहोगे कि रेडियस जो अनाइन का जो रेडियस होता है वो हमेशा जो बड़ा रहता है कटाइन से, बिल्कुल रहता है वो, तो ठीक है।
क्यों रहता है? हमेशा ही रहेगा। आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे +2 चार्ज है, इसके ऊपर मान लो यहाँ पे +2 चार्ज है, तो साइज इतना हो गया प्लस वाले का, ठीक है, +2 चार्ज है। अब मान लो किसी को दे दिए इसने इलेक्ट्रॉन, दो किसी ने गेन कर ली, किसी के ऊपर -2 का, तो ऑब्वियस है कि उसका रश बढ़ गया और उसका साइज तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, ठीक है। तो माइनस वाले का साइज हमेशा बड़ा होता है। तो आगे बात करूं, अगर आप इस तरह से भी कह सकते हो, अगर जैसे मैंने बोला कि रेडियस, जो कटाइन का रेडियस अगर इंक्रीज करोगे तो आयनिक जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी, क्योंकि अनाइन इसके सराउंडिंग बहुत ज्यादा आके चिपक जाएंगे। अगर मैं बात करूं कि अनाइन का अगर रेडियस इंक्रीज करते जाओ तब ये आयनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो कम होती जाएगी, वो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। क्यों, कैसे, ये आपको रीजन बता रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि अगर कटाइन का साइज बड़ा करते जाओगे, कटाइन का रेडियस बड़ा करते जाओगे, कटाइन में पॉजिटिव का साइन लगा करके आपको पता चल जाएगा। तो मान लो अनाइन का जो साइज है वो सिंपली आप इधर रखोगे, तो देखो कितने ही अनाइन आकर के इसके जो सराउंडिंग में आकर के चिपक जाएंगे, ठीक है, जो कितने ही चिपक रहे हैं। तो इसका मतलब जो आयनिक कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। मान लो मैंने कहा कि इसका साइज जो मैं छोटा कर रहा हूँ, किसका, कटाइन का साइज छोटा कर दिया, रेडियस भी छोटा हो गया, तो कितने आगे जुड़ेंगे, ठीक है, 9। अब कितने जुड़ेंगे, अब कम जुड़ेंगे, अगर उतने ही साइज जुड़ेंगे तो 4 जुड़ेंगे। तो यही एक रीजन है, अगर कटाइन का साइज आप बड़ा करोगे तो ही आयनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि आयन जो है उसके साथ आकर के चिपकेंगे वो सारे। अगर इसका साइज आपने इंक्रीज कर दिया, मान लो अब कटाइन मेरे पास इतना बड़ा है, आपका अनाइन का साइज इतना बड़ा हो गया, ठीक है, अनाइन का साइज, तो देखो क्या हो जाएगा, अब अनाइन फिर थोड़े जुड़ेंगे आके, अगर बड़ा इंक्रीज करोगे तो जितने इधर आकर के अनाइन ने कटाइन के साथ बॉन्ड बनाया था, तब इधर अगर आप अनाइन का साइज बड़ा कर दोगे तो यहाँ पे उतने अनाइन नहीं लगेंगे आकर के। बस यही एक रीजन है, आपने ध्यान से इस बात को सुनना है। यही बात पर बात जो पूरे का पूरा ये रेडियस रेशियो वाला पूरा कंसेप्ट है घूम रहा है, और बड़ा इसमें कुछ नहीं है। तो इस चीज को ध्यान से देख लो आप, ठीक है। कॉपी पेन रख के आप नोट कर लिया करो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपको और चीज बताना चाहता हूं, जब भी आप आयनिक कंपाउंड बनाओगे, रेडियस रेशियो देखनी है आपने आयनिक कंपाउंड की, तब आपने 3 बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। वो 3 बातें क्या क्या है, तो आपने वो 3 बातें अगर ध्यान में रख ली तो आपका रेडियस जो रेशियो है आयनिक कंपाउंड के लिए वो आपका सही रहेगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट जो थिंग है आपकी वो ये रहेगी कि कटाइन, देखना लिखना लिख लेना आप, ठीक है। कटाइन एंड अनाइन, कटाइन एंड अनाइन assume to be spherical। जो फर्स्ट थिंग है वो यही है कि आपने कटाइन और अनाइन को स्पेरिकल शेप में ही अज्यूम करना है, ठीक है। आपने ये नहीं बोलना कि ये रेक्टेंगुलर शेप मान लो, आपने ये सोच लिया कि क्यूबिक शेप मान लेते हैं, ऐसा नहीं करना। आपने कटाइन और अनाइन को हमेशा स्पेरिकल शेप में ही मानोगे। तो वो सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि आपका जो अनाइन रहेगा, जो आपके अनाइन रहेंगे, ये अब जब कटाइन के साथ जाकर के लगेंगे तो अनाइन एक दूसरे के साथ जाकर के चिपकेंगे। मतलब मैं अगर बात करूं, ये देखो कटाइन है मेरे पास, अब कटाइन ये है, अब अनाइन आके इसके साथ सराउंड में जाकर के चिपक रहे हैं। तो अब अनाइन खुद के अपने अनाइन के साथ जाकर के ये चिपकेंगे नहीं, तो यहाँ पे स्पेस रहेगी। तो मैं कुछ ज्यादा ही स्पेस दिखा रहा हूँ, तो आपने इस चीज को बस बुक में आपके बहुत कम स्पेस दिखाई हुई है, तो मैंने तो आपको जितना मैंने समझ लिया इस टॉपिक को मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पे जो स्पेस बच रही है, तो इसमें जो सेकंड पॉइंट आपका जो इम्पोर्टेंट है, पहले तो ये कि आपने इनको स्पेरिकल शेप में ही अज्यूम करना है। दूसरा, जब आप कटाइन के इर्द गिर्द मतलब अनाइन लगाओगे तो अनाइन तो लगाएंगे, लेकिन अनाइन को अनाइन के साथ टच नहीं करवाओगे, ठीक है। तो जैसे मैंने इधर टच नहीं करवाया, तो यहाँ पे भी आपने अनाइन लगा दिया, तो यहाँ पे भी आपने अनाइन लगा दिया, तो टच नहीं करवाओगे, तो टचिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर स्टेबिलिटी आपकी सही नहीं रहेगी। स्टेबिलिटी क्यों नहीं, ये भी माइनस का ये भी माइनस का पहले करेंगे, फिर जब पहले किया तो ये फिर आपस का इनका फाइट हो जाएगा, फिर खराब हो जाएगी स्ट्रक्चर पूरी, ठीक है जी। तो दूसरा और जो अगला पॉइंट है, तो कटाइन के अगर ये कटाइन है मेरा, कटाइन के अगर सराउंड में मेरे पास बहुत सारे अगर अनाइन लगे, देखो बहुत सारे अनाइन कैसे लगेंगे, अगर कटाइन का साइज बड़ा होगा तो अगर अनाइन का साइज मैं फिक्स कर लूं, ठीक है, अगर फिक्स कर लेंगे तो अनाइन देखो कितने सारे लगेंगे। तो उसी
साइज के अनाइन मेरे पास बहुत सारे लगेंगे, ठीक है, देखो लग रहे हैं, बहुत सारे लग रहे हैं। अगर मैं कटाइन का साइज छोटा कर दूं, ये मैंने कटाइन का साइज छोटा कर दिया, तो क्या इतने अनाइन लगेंगे? अब नहीं लगेंगे। तो अगर मैं वही अनाइन का साइज लेकर के इधर लगाना चाहूं तो नहीं लगेंगे, 4 ही लगे। तो मतलब जो अगला आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि कटाइन के सराउंडिंग में जो अनाइन है वो बहुत सारे, अगर जितने ज्यादा नंबर में लगेंगे वो उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा दिखाएंगे, ठीक है जी, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा दिखाएंगे किसकी? आयनिक कंपाउंड के। तो इसका मतलब कटाइन के सराउंडिंग में जो अनाइन है वो मैक्सिमम नंबर में होने चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसको जो आपकी रेडियस रेशो में अप्लाई होंगी। तो अगली जो बात है ये, तो जब भी आपने रेडियस रेशो निकालना है, ठीक है, तब आपने एक चीज याद रखनी है, क्या पता? क्या? अब देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपने क्या याद रखना कि जब अनाइन लेते हो आप, तब अनाइन को आप पैकिंग के लिए यूज करोगे, सिर्फ पैकिंग के लिए यूज करोगे, पैक करोगे आप सिर्फ, ठीक है। अगर कटाइन की बात कर रहे हो तो कटाइन को आप सिर्फ जो पैकिंग में वॉइड बच जाते हैं, वॉइड मतलब जो स्पेस बच जाती है, वॉइड जो रह जाएंगे उनको फिल करने के लिए आप कटाइन का यूज करोगे, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और दूसरी बात है कि कटाइन का जो साइज है वो वेरी करवाओगे आप, बड़ा कर दोगे, छोटा कर दोगे, कभी फिर बड़ा कर दिया ऐसे, लेकिन अनाइन का जो साइज रहेगा वो आप फिक्स रखोगे, अनाइन को आप फिक्स रखोगे, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अनाइन को आप फिक्स रखोगे, कटाइन को आप बड़ा छोटा कर दोगे, लेकिन अनाइन को आप पैकिंग के लिए यूज करोगे, कटाइन को आप जो पैकिंग करते टाइम जो स्पेस बचेगी, जो वॉइड्स बचेंगे उनको फिल करने के लिए आप कटाइन का यूज करोगे, ठीक है जी। तो यही था आपका। जैसे पैकिंग में आपने कौन कौन सी पैकिंग की है? एफसीसी, ठीक है, फेस सेंटर क्यूबिक क्रॉस पैकिंग। दूसरा आपने एक्ससीपी हेक्सागोनल वाली पैकिंग, और बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो आपने ऐसी कुछ बहुत सारी पैकिंग की हुई है। तो वो वहां पे आपका ऐसे मान लो कि अनाइन है जो आपको, जैसे देखो ये वाला डब्बा हो गया मेरे पास, ये डब्बा हो गया, अब इस डब्बे के अंदर मैंने लड्डू रखने हैं, लड्डू, ठीक है, अब लड्डू रख रहा हूं तो ये क्या हो गए? अनाइन हो गए, ठीक है, ये लड्डू रख रहा हूं तो अनाइन हो गई, ठीक है। अब इनकी जो स्पेस बची यहाँ पे मैं कटाइन रख रहा हूँ, जैसे कुछ और मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स रख दिए, ठीक है, ऐसा कुछ रख रहा हूँ, ठीक है, कुछ किसी भी चीज से मैंने ये वॉइड भरने की कोशिश की, तो इसका मतलब मैं कटाइन की हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल आपको दी है, आपने कहीं पे भी लिख नहीं देनी, क्योंकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो केमिस्ट्री कर रहे हो आप, ऐसे ही नहीं है, बस आपको समझाने के लिए कुछ ऐसी टूटी फूटी सी एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि अनाइन को आप सिर्फ पैकिंग करने के लिए यूज करोगे, जो बड़े बड़े एटम्स होते हैं, जो वॉइड्स बच जाएंगे, जो स्पेस बचेगी, उनको फिल करने के लिए आप कटाइन का यूज करोगे, बस ये आप बात याद रखना। कटाइन का साइज आप बड़ा छोटा कर सकते हो, लेकिन अनाइन का जो साइज आप बड़ा छोटा नहीं करोगे, वो आप फिक्स रखोगे, ठीक है जी। तो आओ देखते हैं आगे, हम पैकिंग कर देखते हैं, ठीक है जी। फ्रेंड्स आप एक चीज पे ध्यान देना, अगर जितना आपका, जैसे मैंने आपको बोला कि कटाइन और अनाइन की पूरी खेल है, जितना आपका कटाइन का साइज बड़ा होता जाएगा उतने ही अनाइन उसके सराउंडिंग में लगते जाएंगे, और जितने ही सराउंडिंग में लगेंगे आपको, जैसे मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की थी कि कितने टचिंग एटम है, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज करेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 4-5 स्ट्रक्चर हैं। जैसे अगर मैं मान लू कि बहुत छोटा मैंने कटाइन रखा हुआ है, ऐसा बिंदु सा बहुत छोटा मैंने कटाइन रखा हुआ है, तो इस कटाइन के साथ कितने आपके अनाइन लगेंगे? अगर मान लो मैंने फिक्स रखा हुआ है किसी अनाइन की साइज को, मैंने अभी आपको बोला कि अनाइन के साइज को आपने फिक्स रखना है, लेकिन जो आपका कटाइन का साइज है वो आप वेरी करवाओगे। तो मान लो मेरे पास अनाइन अब इतना बड़ा है, ठीक है, ये अनाइन हो गया, अब ये अनाइन हो गया। अब देखो ये 2 ही तो लगेंगे, 3 तो लगेंगे, 4 तो लगेंगे नहीं। आप इस चीज को प्रैक्टिकली आप घर पे करके देख सकते हो। तो इस वाली शेप को हम क्या बोलेंगे? ये लीनियर आयनिक कंपाउंड बन गया आपका, लीनियर आयनिक कंपाउंड, ठीक है जी, ये हो गया आपका। अब अगर मैं बात करूं दूसरी स्ट्रक्चर की, मैं मान लो थोड़ा सा मैंने इसका साइज बड़ा कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो साइज मेरा अनाइन का उतना ही रहेगा। तो आप देखो दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके अनाइन जब लगेंगे वो एक दूसरे के साथ टच नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आपका इस तरीके से टच नहीं होना चाहिए। ये मैंने थोड़ा सा आप करके देख लेना कॉपी के ऊपर, इस तरीके से। इसका मतलब 3 से ज्यादा तो इस यहाँ पे टच नहीं होंगे। अगर थोड़ी सी फेयर बना दूं, थोड़ी सी स्ट्रक्चर, अगर ये कटाइन हो गया,
तो यहाँ पे मेरे पास अनाइन हो गए, तो मेरे पास से ये ठीक नहीं बन रही डायग्राम, तो 2 मिनट रुको यार आप। तो ये जो डायग्राम है ठीक नहीं बन रही मेरी, तो ये हो गया एक अनाइन, चलो दूसरा अनाइन, चलो तीसरा अनाइन। चलो इस तरीके से, मतलब कहने का मतलब ये कि 3 ही लगेंगे ऐसी कंडीशन पे, ठीक है। अगर थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे इस वाली शेप को क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, ठीक है। ट्राइगोनल आयनिक कंपाउंड बन गया आपका। अगर मैं थोड़ा सा साइज और इंक्रीज कर दूं इसका, तो साइज इंक्रीज किया, अनाइन मेरे पास उतने ही है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, अनाइन आपके यहाँ पे 4 लगेंगे, सिर्फ 4 लगेंगे। आप करके देख लो, थोड़ा थोड़ा सा आपने साइज इंक्रीज करना है बस, ठीक है। तो आपके यहाँ पे 4 लगेंगे। तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल आयनिक कंपाउंड बन गया। अगर थोड़ा सा साइज और इंक्रीज कर दें, थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया, तो जो अनाइन लगेंगे वो 6 लग जाएंगे, ठीक है। अनाइन 6 लग जाएंगे। अब बस कहने का मतलब यह है कि आपने डायग्राम पे नहीं जाना कि डायग्राम कैसी बन रही है, बस आपने कंसेप्ट को समझना है, सिंपल सी बात। अगर 6 लग गए तो कौन सी हो गई, तो आपके पास ये होगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है जी। तो ये आपके पास हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे आप देखिए ऑक्टाहेड्रल आपका आयनिक कंपाउंड हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देख लो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इस कैटायन का जो रेडियस है वो इतना है। अब इस अनाइन का रेडियस है ये वाला, अनाइन के रेडियस को मैं आर लिख रहा हूं और कैटायन के रेडियस को मैं स्मॉल आर लिख रहा हूं, ठीक है। अब अगर ऐसे लिख रहा हूं, तो मैंने कहा कि ये टोटल जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, तो आप बोलोगे आर प्लस स्मॉल आर, ऐसे बोलोगे, ठीक है जी। तो इसका मतलब टोटल लेंथ क्या हो गई, आर प्लस स्मॉल आर हो गई। तो अब यहाँ पे होती है कहानी स्टार्ट। मैं आपको एक छोटा सा रेडियस रेशो का जो निकाला हुआ है, जो सोल्यूशन, जो नंबर निकाले हुए हैं कि कितनी रेशो निकलती है, वो बुक में जितनी जितनी है वो आपको एक बार लिखवा देता हूँ। बाद में कैसे निकालते हैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो सारी कंडीशन वही फॉलो हो रही है कि आपने कैटायन के साइज को क्या करना है, वेरी करना है, अनाइन के साइज को सेम रखना है, और दूसरा कि अनाइन को आपस में टच नहीं होने देना, लेकिन कैटायन के साथ टच होंगे ये, ठीक है। तो जितने जितने अनाइन बढ़ते जाएंगे उतना उतना कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा और स्टेबिलिटी आयनिक कंपाउंड की बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जो दूसरा है कि अब कैटायन का रेडियस बढ़ा, अनाइन का रेडियस अब छोटा होता जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनाइन का रेडियस बढ़ा है और इसका रेडियस अब छोटा होता जा रहा है। तो फिर ये पूरी लेंथ ये कैसे हम मेजर करेंगे, उस वाली चीज को हम देखते हैं, ठीक है। चलो एक बार पहले आपको लिखवा देता हूँ जो मेरे पास लिखा हुआ है। देखो, अगर आप रेंज लिखना चाहते हो, रेंज का मतलब कि कैटायन और अनाइन जब लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब लीनियर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो किस रेंज में बनाते हैं, तो मतलब रेडियस रेशो जो आएगी वो किस रेंज में आएगी। तो मान लो जब वो लीनियर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लीनियर आयनिक कंपाउंड, तब रेडियस रेशो की जो रेंज रहेगी वो कितनी रहेगी, वो रहेगी 0 से लेकर के 0.155 तक की जो रेशो रहेगी, ठीक है जी। और दूसरा, अगर मान लो उन्होंने ट्रायंगुलर आयनिक कंपाउंड बनाया, तब रेडियस रेशो की जो रेंज रहेगी वो आप लिख सकते हो, वो रहेगी आपकी 0.155 से लेकर के 0.22 इतनी आनी चाहिए, ठीक है। तो आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके हेल्प करेगा। तो वहां पे आपने बस याद रखना है कि अगर लीनियर आयनिक कंपाउंड है तो रेंज कितनी रहेगी रेडियस रेशो की, तो ताकि आपको पता चल सके कि लीनियर आयनिक कंपाउंड ही बनेगा, ठीक है, कैटायन और अनाइन की हेल्प से। तो अगर मान लो आपको रेंज इनके बीच में दी गई है तो आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ ट्रायंगुलर जो आयनिक कंपाउंड ही बनेगा कैटायन और अनाइन को लेकर के। अगर मान लो मैं बता रहा हूं यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल आ गया, ऑक्टाहेड्रल आ गया आयनिक कंपाउंड, तब रेंज क्या रहेगी, तब आपने रेंज लिख देनी है 0.414 से लेकर के 0.723 ऐसा कुछ है, हाँ 723 या 332 ये वाली रेंज आ जाएगी, ठीक है। तो अगर ऑक्टाहेड्रल आ गई तो इसके बीच में रेंज आपकी आनी चाहिए। तो इसके पहले एक रह गया आपका टेट्राहेड्रल, वो भी आप लिख लो टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल आयनिक कंपाउंड की बात करें तो इसकी रेंज क्या रहेगी, तो इसकी रेंज आपकी रहेगी
223 से लेकर के 0.414 से तक आपकी जो रेंज रहेगी वो ये रहेगी। अगर इसके बीच में रेंज आ गई तो उसका मतलब टेट्राहेड्रल बन रहा है, अगर इनके बीच में आ गई तो उसका ऑक्टाहेड्रल। एक और बनता है आपका, ठीक है, वो बनेगा आपका BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये वाली, तो इसकी जो रेंज रहेगी वो आपकी रहेगी 732 से लेकर के 1 तक की। अगर इतनी रेंज में बीच बीच में कोई रेंज आ रही है रेडियस रेशो की, तो इसका मतलब BCC जो क्यूबिक बेस मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग बन रही है। तो आपने ये बड़ा देख लेना है। अब निकलती कैसी है ये रेशो, मैं आपको एक लेके बता रहा हूँ, एक मतलब कैसे निकलेगा वो आपको करके दिखा रहा हूँ। तो सारी की तो हम करेंगे नहीं, ठीक है, तो आपने ध्यान से देख लेना। तो सारी की जब आप ट्राई करोगे तो आपको निकल आएगा वो सारा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम को हम ट्राइंगुलर आयनिक कंपाउंड कहेंगे। तो ये वाला रफ काम है, तो ट्राइंगुलर आयनिक कंपाउंड कहेंगे। तो मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ रहेगी वो R है, ठीक है जी, और एक अनायन की बात कर रहा हूँ, और इसका जो रहेगा वो स्मॉल r रहेगा, ठीक है, स्मॉल r। देखो कटाइन की अगर मैं रेडियस की बात करूँ वो स्मॉल r, मतलब इधर आपको दिखा दूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का उसका स्मॉल r हो गया, और बड़े बड़े का यहाँ से लेके यहाँ तक का कैपिटल R हो गया, वही हो गया, ठीक है। अगर पूरी लेंथ की बात करूँ तो टोटल लेंथ क्या आ जाएगी आपका, टोटल लेंथ आ जाएगी कैपिटल R प्लस स्मॉल r आ जाएगी, ठीक है। और अगर इस बिंदु को इस बिंदु तक मिला दूं ऐसे, तो आप देखो क्या बन रहा है। यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पे आपका 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपको पता है कि 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला जो लाइन होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो आपको पता ही है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस हो गया, और इधर जो जिसके साथ वो 90 डिग्री बनाता है वो उसका क्या हो गया, बेस हो गया। तो ये मैथमेटिकली है, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो ये वाला जो एंगल है cos 30, ठीक है, ये cos 30 डिग्री एंगल मतलब किसके बराबर है ये, मैं अगर दिखाऊं हाइपोटेनियस मतलब cos क्या होता है, cos की अगर वैल्यू देखें, अगर आपको पता है तो बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे cos 30 डिग्री है तो cos की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनियस। अगर मैं बात करूँ ये बेस कितना है, तो बेस आपके पास R है, जैसे बड़े बड़े का रेडियस, ठीक है। अगर बेस R है तो हाइपोटेनियस कितना है, R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, कितना निकल के आ गया, ठीक है। अब इस चीज को हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे, तो ये वाली जो टर्म है आप इस साइड ले जाओ, ठीक है। तो ले जाकर के आपका देखो क्या बनेगा। तो पहले लेकिन cos की जो वैल्यू है वो आपने पुट करनी है √3/2 इस तरीके से, ठीक है। तो आपको पता ही है √3 cos 30 वाली जो वैल्यू होती है, cos 30 आपका √3/2 के बराबर होता है। cos 30 जो होता है वो √3/2 के बराबर होता है। तो आप क्या लिखोगे, R कैपिटल R प्लस स्मॉल r √3/2, इतना हो गया। अब जब ये हो गया तो ये वाली टर्म को आप इस साइड ले जाओ, तो R इज इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू √3/2, तो आपका आ जाएगा R प्लस R, तो ये आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब ये जो R है जो सेम जो आपकी जो R जो कैपिटल R वाली टर्म है वो एक साइड पे कर लो, स्मॉल r आप एक साइड पे कर लो, तो आपके पास बनेगा इधर। तो यहाँ पे आपको दिखा दूं, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो R प्लस ये माइनस पा जाएगा, माइनस √3/2 इंटू R इज इक्वल टू R, ठीक है, इज इक्वल टू आपका हो गया R हो गया। तो ये आप लिख सकते हो इधर से ऐसे। तो अगर मैं R कॉमन निकाल दूं तो आपके पास आ जाएगा √3/2 इज इक्वल टू R, तो ये बन गया आपका, ठीक है। तो इसके बाद आप देख सकते हो कि इस R को मैं इधर ले गया तो आपके पास आ जाएगा -√2 इज इक्वल टू स्मॉल r/r, तो ये वाला बन के आपके पास आ गया। अब इस वाली टर्म को अगर सॉल्व करोगे आप, सॉल्व करने से आपके पास आंसर निकलेगा 0.155 के समथिंग आएगा आपका। इसका मतलब क्या, स्मॉल r/r मतलब रेडियस रेशो जो होती है, मतलब देखो कैटाइन का रेडियस और जो रेडियस ऑफ अनाइन, देखो डायरेक्ट आपके पास निकल के आ गया। मैंने आपको बोला था रेडियस रेशो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटाइन बाय रेडियस ऑफ अनाइन,
तो यहाँ पे देखो खुद बन के आ गया वो स्मॉल आर किसको माना हमने, कैटायन के रेडियस को माना, कैपिटल आर किसकी को माना हमने, एनाइन के रेडियस को माना। तो जब ये वाली वैल्यू का आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.155 निकल के आपके पास आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मैंने आपको निकालना सिखाया कि आप कैसे निकाल सकते हो। वैसे इस चीज की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, मैंने भी नकल कर करके दिखाया आपको, तो मैं तो ये इसी इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। वैसे इस चीज की जरूरत नहीं थी, तो आपको समझाया था कि कैसे हम रेडियस रेशो की जो रेंज है जो मैंने आपको लिखवाई हुई है कि 0 से लेके 155 से लेकर के 0.232 तक का, ये जो ऐसी रेंज होती है अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए, अलग अलग आयनिक कंपाउंड के लिए, तो आप कैसे निकाल सकते हो वो मैंने आपको दिखाया है। तो आज के लिए बस केमिस्ट्री का टॉपिक इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अच्छा सा टॉपिक लेकर के। थैंक यू सो मच।